सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि नौवे भाव के स्वामी के स्थान परिवर्तन से बनने वाले शुभ एवं अशुभ योग पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। साथ ही आज हमने लोमेश संहिता का भी अध्ययन किया है, हमने पढ़ा है। लोमेश संहिता में भी नौवे भाव से संबंधित कुछ बातें दी गई है। हम सबों को सदैव जब भी फुर्सत के समय मिले तो संहिता पढ़ना चाहिए। संहिता में ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ज्योतिष से संबंधित बहुत सी बातें संहिता शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो लोमेश संहिता में हमने क्या पढ़ा है, आज हम उस बातों की भी चर्चा करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो इस कक्षा की वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, लोमेश संहिता की ही बात करते हैं कि लोमेश संहिता में क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यह बात बतलाई जा रही है कि नौवे भाव का स्वामी, आप लोग देखेंगे अपने अपने कुंडली पर इस सूत्रों को लगाएंगे। क्या यह सूत्र आपके कुंडली पे लगते हैं? यदि लगते हैं तो लोमेश संहिता की जो बातें हैं, क्या वह प्रभावी हो रही है कि नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो इन सूत्रों को हम सब सदैव याद रखें, और जब भी कुंडली फलादेश के लिए आए तो हम लोगों को इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले नौवे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में, नौवे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, नौवे भाव के स्वामी यदि छठे या 12वें भाव में हो तो यह ठीक योग नहीं होता। ऐसा पुस्तक में बतलाया गया है, ऐसा पुस्तक में बतलाया गया है कि नौवे भाव के स्वामी यदि 12वें या छठे भाव में होते हैं तो यह समस्या देते हैं कि वह क्या प्रकार का होता है। तो बड़े भाई या खास बड़े बहन से जो सुख मिलना चाहिए, जो प्रेम रहना चाहिए, उस प्रेम में कमी हो जाती है। यदि नौवे भाव के स्वामी, यदि नौवे भाव के स्वामी छठे या 12वें होते हैं तो जेठ भाई या बहन से उतना मन नहीं मिलता। लोमेश संहिता में यह भी बातें बतलाई गई है कि यदि 8वें भाव का स्वामी, यदि 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति नास्तिक तो होते ही हैं, यानी कि ईश्वर पर उतना उनको विश्वास भरोसा नहीं रहता। साथ ही थोड़े से जब भी कोई बात आप बोलेंगे तो उनके मन में एक क्रूरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में, वैसे तो संहिता शास्त्रों में बतलाया गया है कि हिंसक प्रवृत्ति के और वैसे कार्य जो कहे जाते हैं कि हाँ यह काम ठीक नहीं है, पता नहीं कितना पाप यह बटोर रहा है, तो पाप कर्म भी। नौवां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। यह धर्म भाव भी है, मंदिर भाव है, गुरुजनों का भाव है, आस्था विश्वास ईश्वर का भाव है, इसलिए इसे सबसे शुभ भाव माना जाता है। दूसरे अन्य किसी भी भाव में देवता गुरुजन इत्यादि का विचार नहीं किया जाता, धर्म आस्था का विचार नहीं किया जाता। इसलिए नवम भाव से कुल दीपक योग भी बनता है, नवम भाव से कुल दीपक योग भी बनता है। तो वह कुल दीपक योग क्या है? जीवन में सभी प्राणी, जीवन में सभी प्राणी
हर प्रकार के प्राणी, भले ही हम दूसरे प्राणियों को भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, यह हमारी अज्ञानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने या वैसे बहुत से मनस्वी चिंतनशील व्यक्ति हुए हैं कि वह अनेक प्रकार के प्राणियों की भाषा को पहचानने वाले हुए हैं। ऐसा देखने को भी मिलता है, हमारे गुरुजन भी कहते हैं। तो सभी प्राणी अपने जीवन में यशस्वी जीवन की कामना तो करते ही हैं, लेकिन यह हम सभी को या सभी को यह सुलभ हो, यह संभव नहीं दिखता। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से सबसे उत्तम बात, उत्तम भाव जो हुआ नवम भाव, हम सबों को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से धर्म भाव, आस्था भाव, ईश्वर भाव, गुरुजन का भाव, आशीर्वाद भाव, सभी भाव जैसा कर सकते हैं, मंदिर भाव, तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुंडली में तो अनेक प्रकार के योग बनते हैं, परंतु कुलदीपक योग एक ऐसा योग है जो हमारे परिवार के, अगर हमारे घर परिवार में अगर कोई जातक हो जाए, उसकी कुंडली में यदि कुलदीपक योग होता है, जो ही हमारे गुरुजन या पंडित जन या दैवज्ञ कहते हैं कि आपके बेटा की कुंडली में तो कुलदीपक योग है, जो आपके समाज में, परिवार में, जो आज तक किसी ने नहीं किया, जितने अच्छे काम, वह सभी अच्छे कार्यों को करेगा ही। घर वाले, माँ बाप, अभिभावक इतने प्रसन्न होते हैं, इतनी खुशी उनको मिलती है कि वो अपने जीवन में अपने निजी हितों के लिए जितना भी काम कर लेते हैं, उससे जो सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उससे कई गुना अधिक खुशी सिर्फ एक शब्द सुनकर हो जाता है। इसलिए यह कुलदीपक योग अपने आप में सर्वोत्तम योग भी कहा गया है। कुलदीपक योग में जन्मे जातक अपने कुल, अपने वंश में प्रसिद्ध एवं यशस्वी होता है। वह क्या, कुलदीपक योग का फल क्या होता है? तो ऐसा जातक प्रायः देखा जाता है कि जिसके कुंडली में कुलदीपक योग होता है, बड़े बड़े आपमनस्वी चिंतनशील महापुरुषों की कुंडली देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें कुलदीपक योग अधिकांशतः के व्यक्ति में देखने को मिलता है। कुलदीपक योग से कवि, साहित्यकार, ग्रंथकार, कलाकार, संगीतज्ञ, न्याय के पक्षधर, डॉक्टर, चिकित्सक, राजनीति में अच्छे ओहदा पर तक जाने वाले, वैज्ञानिक, पत्रकार, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, प्रशासक, माने किसी न किसी क्षेत्र में वह इतना सफलता प्राप्त करता है, जो अपने परिवार, अपने समाज में वह सबसे उस क्षेत्र में आगे चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा स्थितियां होती है कि कुलदीपक योग भी बनता है, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त करता है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि भी प्राप्त करता है। वैसे जिसके कुंडली में कुलदीपक योग बनते हैं, वह व्यक्ति मरने के बाद भी अपना नाम एवं यश छोड़ के चले जाते हैं। कुलदीपक योग का जितना गुणगान किया जाए वह सब कम है। तो ज्योतिष में सामान्यतः, ज्योतिष शास्त्रों में सामान्यतः आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, जितने हमारे मन में सदाचारिता, धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, गुरुजनों के प्रति जितना आस्था परिवार होगा, हमारे गुरुजन जितने अच्छे होंगे, जितने सामाजिक मान्यताओं को हम लेकर चलेंगे, उतना ही अच्छा। तो यह सभी भाव तो नवम भाव से बनता है। हालांकि कर्म 10वां भाव है, लेकिन भाग्य तो 9वां भाव ही है। और इस भाव के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। नवम भाव के देव गुरु बृहस्पति एवं सूर्यदेव हैं। अतः देव गुरु बृहस्पति भी सात्विक ग्रह है, सूर्यदेव भी सात्विक ग्रह है। कुंडली में ये दोनों ग्रह शुभ भाव में हो और अपने शुभ स्थिति में हो। पहला सूत्र कि देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव, सूर्य देव दोनों ही कुंडली में शुभ भाव में हो या नवम भाव में ही हो। युति हो या परस्पर संबंध हो या न हो, अगर संबंध हो तो और उत्तम है। यदि संबंध न भी हो, लेकिन ये दोनों ही ग्रह, ये दोनों ग्रह देव कुंडली के शुभ भाव में होकर अच्छी स्थिति में हो, कम से कम अपने नीच राशि में न हो।
शुभ ग्रह की राशि में हो एवं नवम भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव न हो। नवम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो। यदि वह पापग्रह ही है, यदि वह पापग्रह है तो क्या हो, कुंडली का योग कारक ग्रह हो। अब यहीं पे 10 और 11 नंबर की राशि हो जाए और शनिदेव यहाँ पर तीसरी दृष्टि देख ले, क्या हो गया? शनिदेव क्या है यहाँ पर, बुरे फल प्रदाता है या अच्छे फल प्रदाता है? योग कारक हो गए, अच्छे फल प्रदाता, अच्छे फल प्रदाता हो गए। तो अच्छे फल प्रदाता ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कुंडली के अच्छे फल प्रदाता हैं या स्वभाव के अनुसार सुफल देने वाले ग्रह हैं, उनकी दृष्टि हो तो उत्तम बात है। कम से कम पाप फल देने वाले नैसर्गिक पापग्रह जो योग कारक नहीं है, पाप फल देने वाले हैं, उन ग्रहों की दृष्टि अगर हो जाए तो बुरी बात है। यानी कि नैसर्गिक पापग्रह, यदि नैसर्गिक पापग्रह केंद्र भाव का स्वामी न हो, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी न हो, नैसर्गिक पापग्रह, और वह 8वें भाव और वह 9वें भाव को देखता है तो फिर यह योग नहीं प्रभावी होगा। यदि नैसर्गिक पापग्रह भी केंद्र भाव या त्रिकोण भाव का स्वामी है तो उसमें शुभ, केंद्र भाव के स्वामी हो जाने से अशुभता समाप्त हो जाती है, त्रिकोण भाव के स्वामी होने से शुभता बढ़ जाती है। कुछ तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला कंडीशन यह पढ़ा कि सूर्य गुरु कुंडली में कहीं भी हो, शुभ भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, कम से कम लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में नीच के ना हो। अब जितने उत्तम स्थिति के होंगे, मान लीजिए कि शुभ ग्रह की राशि में भी ये लोग हैं और पुष्कर नवमांश में भी हैं, तब तो और उत्तमता बढ़ जाएगी। या शुभ ग्रह की राशि में होकर या मित्र की राशि में होकर के वर्गोत्तम है तो और शुभता बढ़ जाएगी। जितनी अधिक शुभता उतने ही अधिक अच्छे। तो पहला तो देवगुरु बृहस्पति को हम लोगों ने देखा। दूसरा सूत्र हम लोगों ने यह पढ़ा कि भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की भाव पर दृष्टि हो, यानी कि 9वें भाव पर शुभ, 9वां भाव शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो। तीसरा, नवम भाव का स्वामी चाहे जो बनते हो, जो भी ग्रह नवम भाव के स्वामी बनते हो, वह पीड़ित न हो, शुभ भाव में हो, बलवान हो, शुभ भाव में हो, बलवान हो तो अच्छी बात है। अगर नवम भाव के स्वामी अपने भाव को ही देख रहे हो तो और इस योग में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। यानी कि दूसरा सूत्र यह है कि 9वें भाव का स्वामी बलवान होकर अपने भाव को देखता हो या बलवान होकर के कम से कम किसी भी शुभ भाव में हो, कुंडली के बुरे भाव में न हो। तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी भी होता है, समाज में प्रतिष्ठित भी होता है। अब आप लोग कहेंगे कि एक और दूसरा सूत्र भी याद आ रहा है, वह सूत्र है कि 10 में सो अंगारको जस्य सजातः कुल दीपक। सूत्र है, पुस्तक में लिखा गया है कि 10 में से अंगारको जस्य, 10 में अंगारको जस्य, 10 में से ना, 10 में अंगारको जस्य सजातः कुल दीपक। यानी कि 10म भाव में एक केवल मंगल का हो जाना ही कुल दीपक योग भी बनता है। लेकिन यह बातें हमेशा लागू नहीं होती, यह बातें हमेशा नहीं लागू होती। कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, या ज्योतिष शास्त्र गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं प्रभावी दिखता है? तो अब यहाँ पर मंगल की जिस प्रकार की स्थिति होगी,
मंगल जितना बलवान होगा, मंगल जितना शुभ होगा, जितना अच्छी स्थिति में होगा, और कुलदीपक बनने के लिए जो गुण धर्म चाहिए, उन गुण धर्मों में से किसी न किसी एक ग्रह के साथ में शुभ संबंध हो, तभी तो। अब मान लीजिए कि यहीं पे मंगल देव कर्क राशि के हो जाएंगे, नीच का हो गए। मंगल देव शनि की राशि में अगर 10 नंबर की राशि में है तब तो उच्च के हो गए, तब तो कुलदीपक बना ही योग, तब तो कुलदीपक योग बन ही जाएगा। लेकिन अब वो नवमांस की स्थिति कैसी होगी, नहीं होगा, यानी कि रुचक योग हो गया तब तो कुलदीपक हुआ कि नहीं हुआ। 10 या 11 नंबर की राशि हो जाए, 10 नंबर की राशि हो जाए तब तो रुचक योग बना, कुलदीपक हो ही गया। अगर यहीं 11 नंबर की राशि होगी तो क्या होगा, 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव मंगल को शत्रु मानते हैं, ताकि 10 नंबर राशि के स्वामी शनि ही देव हैं। लेकिन इस राशि में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं तो सर्वोत्तम फल देते हैं, लेकिन 11 नंबर की राशि में तो मंगल देव सर्वोत्तम फल नहीं देंगे ना। या कर्क राशि, या कर्क राशि के हो जाए तो दूसरे कोई भी ग्रह मंगल को शत्रु नहीं मानते हैं, सिर्फ शनि ही शत्रु मानता है। दूसरे ग्रह सम मानते हैं या मित्र मानते हैं। अगर सम भी मानते हैं जो ग्रह, अब मंगल को सम मानने वाले कौन से ग्रह हैं, शुक्रदेव ही है। अगर मान लिया कि यहीं पे 7 नंबर की राशि हो, मंगल देव यहाँ है, शुक्र यहाँ है, तो क्या होगा फिर। तो ये तो सम मानते हैं, और इस कुंडली के लिए तो यहाँ पे तत्कालिक शत्रुता हो गई ना। जी गुरुजी। तो ये तो शत्रु वाला फल हो गया। तो फिर मंगल तो यहाँ सम में कहाँ रहा, मंगल तो शत्रु राशि में हो गया। अगर शुक्रदेव अगर यहीं पे हो जाए तो बगल में, तब तो तत्कालिक मित्रता हो गई, मित्र की राशि में हो गए। शुक्रदेव शुभग्रह होकर के नवम भाव में बैठ गए, यह भी कुछ बल बढ़ा दिए, तो फिर कुलदीपक हुआ या नहीं हुआ। 10वें अंगारको जस्य कुलदीप भवेत, ऐसे करके जो हम लोग सजाता कुलदीप का, तो यह तो जायज ही है। लेकिन अब यह प्रभावी क्यों नहीं होता है, यह हम लोगों को आपस में चर्चा करके समझने की बात है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पुस्तक की बातें निर्मूल है, नहीं, पुस्तक की बातें सही है। तो अच्छे चीजों के लिए अच्छे योग भी होने चाहिए। अब यही मंगल देव यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहे हैं, नवमांस में खराब हो जाए, नवमांस कुंडली में खराब हो जाए, अच्छी स्थिति में ना हो। अब नवमांस कुंडली में ऐसे राशि में बैठ जाए जो राशि लग्न कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में है, फिर क्या होगा, गड़बड़ हो गया ना। जी गुरुजी। गड़बड़ हो गया। लेकिन हमें कुलदीपक योग के लिए, हमें यानी कि कुलदीपक बनने के लिए, यशस्वी प्रतापी बनने के लिए कुछ ना कुछ तो काम भी करने पड़ते हैं ना। कि एकाएक कुंडली में योग बन जाएंगे तो भगवान ना करके वरदान दे करके चले जाएंगे कि तुम कुछ करो ना करो, हम तुमको कुलदीपक योग में जन्म दिए हुए, तुम कुल का नाम रोशन करोगे। ऐसा तो नहीं होता ना, काम तो करने ही पड़ते हैं। जी गुरुजी। तो फिर जब काम करने पर ही कुलदीपक योग बनना है, योग तो लग्न कुंडली में बन गया, तो काम करते हैं दसमांश कुंडली का। अगर यही मंगल देव दसमांश कुंडली में खराब हो जाए, दसमांश कुंडली के 8वें 6ठे 8वें 12वीं राशि में बढ़ जाए, भाव में बढ़ जाए, फिर क्या होगा, क्या वह फल मिलेगा। क्या कुलदीपक योग का फल पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा गुरुजी। नहीं मिलेगा। तो हम सबों को कहने का मतलब यह है कि विशेषकर, अब ये तो मंगल देव होगा, ठीक है। अब विशेषकर यदि मंगल देव यहाँ पे बैठ भी गए और यही मंगल देव 6ठे भाव के स्वामी हो, 8वें भाव के स्वामी हो, या 12वें भाव के स्वामी हो करके बैठ जाए, तो फिर कहां से बनेगा कुलदीपक योग, नहीं बनेगा। या पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, या अस्त हो, या नीच के हो, तो क्या कुलदीपक योग बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा गुरुजी।
नहीं बनेगा। गुरुजी योग कारक ग्रह होकर के यदि पूर्ण अस्त हो जाए तो भी नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा। कुलदीपक योग के लिए और भी है। अब मान लीजिए कि धनु राशि में अब यहीं पे 9 नंबर की राशि हो और सूर्यदेव हो जाए, और सूर्यदेव हो जाए, या 10 नंबर की राशि होकर के सूर्यदेव यहां पर हो जाए, फिर क्या हुआ? अब 9 नंबर की राशि यहाँ पे, तो 5 नंबर की राशि हो जाएगी, 5 6 7 8 9, यानी कि पंचमेश ही यदि नवम भाव में होता है, पंचमेश यदि नवम भाव में होता है, तो व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव सभी उत्तम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं सामान्यतः? जी गुरु जी। तो यह भी कुलदीपक योग हुआ कि नहीं हुआ? जब सामान्य से अच्छा हो गया तो कुलदीपक हो गया। पंचमेश दसम भाव में हो, और वो भी सूर्य जो दिग्बली अवस्था में हो, पंचमेश दिग्बली होकर के दसम भाव में हो, फिर क्या? अब मंगल देव ही सिंह राशि के होकर के यहाँ पर 5 नंबर की राशि हो और मंगल देव हो जाए, तो यह कहाँ के हो गए स्वामी? इनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? 5 यहाँ होगा तो 1 यहाँ होगा ना, तो हो गया। यानी कि पंचमेश यदि नवम भाव में बैठता है या दसम भाव में बैठता है, पंचमेश यदि नवम या दसम में बैठता है, तो अच्छे चीजों को, अच्छे गुणों को परिलक्षित करता है, समाज से कुछ अच्छा, क्योंकि इस प्रकार के योग बिरले ही किसी किसी की कुंडली में होता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर प्रमुख रूप से लिखा गया है कि भाव के स्वामी के स्थान से परिवर्तन होने वाले योगों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। रुकिए जरा सा कुंडली साफ करते हैं। अच्छा, जितने व्यक्तियों की हम लोगों ने चर्चा किया है, क्या आप लोगों में से किसी व्यक्ति की कुंडली पर यह सूत्र लग रहे हैं या नहीं? या आप लोगों के किसी के मित्रों की कुंडली पर? जी गुरुजी लग रहे हैं। हमारे मित्र के बेटे की कुंडली है, योग कारक ग्रह कर्क लग्न की है, योग कारक होकर के स्वराशि के मंगल देव बैठे हैं, परंतु वो पूर्ण अस्त हैं। वो बेटा 26 या 28 साल का हो गया, अभी तक उसका कोई काम नहीं बन रहा। वो इतने काम बदल चुका है, जबकि उनको इतने ज्योतिषी ने कहा कि आपके बेटे के कुंडली में तो कुल दीपक ही हो गए। लेकिन वह प्रभावी नहीं है। जी, और सारी बुरी आदतें उस लड़के में। अब हम लोग चलिए इसको तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि 9वें भाव के स्वामी के स्थान परिवर्तन से बनने वाले शुभ एवं अशुभ योग। अब किसी भी लग्न की हम लोग कुंडली बना लेते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो सामान्य चलिए मेष लग्न की ही कुंडली बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम लोग ग्रह विशेष की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर भाव विशेष की चर्चा करेंगे, क्योंकि भावेश बदलते रहते हैं, भावेश बदलते रहते हैं। लग्नेश कभी कोई हो सकता है, हर लग्नों में अलग अलग लग्नेश हो जाएंगे, हर लग्नों में नवम भाव के स्वामी अलग अलग हो जाएंगे। तो भाव विशेष गुणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि लग्नेश एवं नवमेश का, यानी कि लग्नेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन होता है, तो यह सामान्यतः यह एक गुण धर्म के ग्रह हो जाते हैं। सामान्यतः कुछ न कुछ गुण विशेष हो ही जाता है, आपस में मित्रता रहती है,
और दोनों ही कुंडली के स्वभाव हैं, नतीजतन क्या होता है, जातक गुणी स्वभाव का होता है, आस्तिक होता है, निष्ठावान होता है, उदार स्वभाव का होता है। परंतु नवम भाव दूर यात्रा का भी है। जितने यह अपने घर से दूर रहता है उतना ही ज्यादा भाग्य की उन्नति होती है। और लग्नेश एवं नवमेश का जब आपस में परिवर्तन हो, नवमेश लग्न में बढ़ जाए, लग्नेश नवम में बढ़ जाए, या परस्पर एक दूसरे को देखते हो, तो वह थोड़ा कम प्रभावी होता है। लेकिन जब भाव का परिवर्तन हो जाता है तो बहुत ही उत्तम फल देने वाला हो जाता है, सम्मान दिलाता है। यदि यही नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव के स्वामी यदि यहाँ बैठ जाए तो क्या हो सकता है, दूसरा भाव धन का है, नौवां भाव दूर का है। ऐसे आज के जमाने में तो विदेश भी कह सकते हैं, तो विदेश का है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। तो हालांकि कई पुस्तकों में अलग अलग बातें देखने को मिलती है। उत्तर कालामृत पढ़ेंगे तो वहां पे नवम भाव से पिता का विचार बतलाया गया है। हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो अभी कुछ ही तो पन्ना पढ़े हैं, जितना पन्ना पढ़े हैं उतने पन्नों के आलोक में दसम भाव पिता का स्थान बतलाया गया है। दोनों ही पुस्तकें उत्तम हैं। फल दीपिका पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा कि दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम भाव से किया जाता है, उत्तर भारत में पिता का विचार दसम भाव से। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने पिता के सहयोग से या घर से काफी दूर विदेश के माध्यम से आय अर्जित करता है और संपन्न होता है। साथ ही यदि पिता का विचार करते हैं नवम भाव से तो वह अपने पिता का लाडला होता है या नहीं, तो सामान्यतः गुरु तो है ही, अपने गुरुजनों का चहेता शिष्य होता है, गुरुजनों का चहेता शिष्य होता है। क्योंकि गुरुजन हमें जो ज्ञान देते हैं, जो निपुणता देते हैं, तो ज्ञान की निपुणता का भाव दूसरा भाव ही है। और सामान्यतः जिसके दूसरे भाव एवं नवम भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो युवा काल में सामान्यतः 30 वर्षों के आसपास से भाग्योदय काफी आगे बढ़ने लगता है। अब यही चलते हैं, तीसरे भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन हो जाए, भाव परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे जातक का अपने कार्यों में, अपने भाग वृद्धि में, मतलब कोई भी काम करता है तो बड़े जोश उत्साह के साथ करता है और उत्साह ही उसका भाग्योदय का जरिया बन जाता है। इसके भाग्योदय में भाई बहनों का सहयोग भी होता है, स्वजनों का भी सहयोग होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब आते हैं चतुर्थेश एवं नवमेश। तो यदि चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में होता है और नौवें भाव में चौथे भाव के स्वामी यदि होते हैं, यह भी अच्छे योग ही है, यह भी योग अच्छा ही है। तो नौवां भाव विदेश यात्रा का भी है, चौथा भाव वाहन का भी है, तो चौथा भाव मन का भी है, मन में स्थिरता का भी है। और नौवें भाव से दूर की यात्रा की भी बात की जाती है, विदेश यात्रा की भी बात की जाती है। 12वां भाव विदेश में रहने का है, सिर्फ विदेश में सेटलमेंट होने का है, लेकिन यात्रा तो 9वें भाव से ही देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक विदेश यात्रा, वाहन सुख, चौथा भाव मान प्रतिष्ठा का भी है, ये इत्यादि मिलता है। परंतु चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन यदि होता है तो दाम्पत्य जीवन में
थोड़ी बहुत परेशानियां हो कमियां। सकती हैं। हम्म, जैसे गुरु जी सूर्य और शनि का परिवर्तन हो जाए यहाँ पे वृषभ राशि में, सूर्य और शनि मतलब नौवें भाव में कौन मतलब सी राशि? नवम भाव में दसम राशि 10 नंबर की राशि हो गई वृषभ, नवम वृषभ लगन नवम के लिए तो। नवम भाव जी में 10 नंबर की राशि होगी। हाँ, और चार चतुर्थ भाव में 80 राशि हो गई। तो अब यहाँ पर देखा जाए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आप जब क्लास में रहते हैं तो आपके प्रश्न इतने आनंददायक होते हैं कि कक्षा में एक नए प्रकार का ऊर्जा उत्साह भर देते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि जब भी राशि परिवर्तन हो या युति हो या परस्पर संबंध हो तो ग्रहों की साधर्मिता को देखना चाहिए। ग्रहों की सधर्मिता को देखना चाहिए। साधर्मिता को भी देखना चाहिए। अब यहीं पे यदि शनि हो जाते हैं, यहाँ पे सूर्य हो जाते हैं, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित ग्रहों में क्या वह अच्छी स्थिति से है। तो वहां सूर्य भी शत्रु राशि में और शनि भी शत्रु राशि में, तो यहाँ पर मजबूरी का यह हुआ। दोनों में सहधर्मिता भी नहीं है, दोनों में सधर्मिता नहीं है। नहीं है। परंतु शनिदेव के एक ऐसे ग्रह है, अपवाद है शनिदेव में, कि शनिदेव 2 नंबर की लग्न हो या 7 नंबर की लग्न हो, यह किसी भी ग्रह से शत्रुता करते ही नहीं, किसी भी ग्रह से शत्रुता नहीं निभाते। किन चीजों के लिए? तो समृद्धि में। क्योंकि अगर 2 नंबर का लग्न है तो यहाँ पर यह भाग्य भाव के भी स्वामी हो गए एवं कर्म भाव के भी स्वामी हो गए। तो कर्म भाव, कर्म कहाँ से? जब अपना कर्म बढ़ाएंगे, ये कर्म बढ़ाएंगे तो यश प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही मिलेगी। मजबूरी हो जाता है कि सूर्य से चाहे किसी भी ग्रह से इनको अपने फलों की वृद्धि हेतु या अपने गुणों के उपयोग हेतु शत्रुता थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फल तो उतना नहीं मिलेगा। या जो आपका जो मुख्य प्रश्न था वह दाम्पत्य जीवन से ही संबंधित है या और कुछ है? जी गुरु जी, दाम्पत्य जीवन से संबंधित है गुरु जी। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो कमियां देखने को मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगा। कमियों और को गुरु किस जी तरीके से अगर देखें कि आपस में तारतम्य सामंजस्य की कमी होगी, या आपस में शक सुबह ज्यादा बढ़ेगा, या पैसे को लेकर के थोड़ी सी कमी रहेगी? मतलब सामंजस्य तो बहुत तरीके की आ जाती है बात अगर देखें तो। एक दूसरे को समझने की कमी होगी, एक दूसरे को 5 समझने की कमी 6 रहेगी। 7 8 एक दूसरे को समझने की कमी होगी। कोई खास वैसी बातों से विवाद शुरू नहीं होगा, समझ के कमी के आलोक में कुछ ना कुछ कमियां जीवन में मिलेगा। लेकिन ये जो कहिएगा कि हाँ यह तलाक या विच्छेद योग बना, सो विच्छेद योग यह नहीं है, लेकिन हम मानसिक शांति योग में कुछ ना कुछ कमी देखेंगे। यह रटी रटाई सूत्र है कि यदि जो चौथे भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो दाम्पत्य सुख में कुछ कमी जरूर आती है। हाँ, खास करके यदि सुभग्रह हो तो यह समस्याएं कम होती है। अगर दोनों ही पापग्रह हैं तो थोड़ा गुरु जी अगर इस सेम कुंडली में अगर 4th हाउस में गुरु बैठा हो और 9th हाउस में शुक्र बैठा हो, दोनों की अंशात्मक मान लगभग सेम हो, तो उस पोजीशन में क्या हो सकता है? तब तो ये अच्छी बात है। और गुरु शुक्र भले एक दूसरे को देखते हो नहीं देखते हो, कुंडली में कहीं हो, दोनों का अंशात्मक मान अगर लगभग बराबर है, 1-2 अंशों के अगल बगल में है, तो यह तो बहुत ही बेहतर होगा। व्यक्ति बड़ा विवेकशील होगा, बहुत विवेकशील होगा, शांत स्वभाव का होगा एवं कोई भी काम करेगा पूरा सोच समझ कर करेगा, और एक काम एक बार में करेगा तो दूसरा बार उस कार्य को रिवीजन करने की
आवश्यकता उसे उतनी नहीं पड़ेगी, या रिवीजन करने की आदत ही उसे नहीं हो। एक बार ही, और काम भी करेगा तो ठोक बजा के जल्दी से करेगा, भले उनका दसम भाव से संबंध बनता हो ना बनता हो। कोई भी चीज एक बार में पढ़ेगा तो बड़े शांति से पढ़ेगा, गंभीरता से पढ़ेगा, और एक बार में पढ़ लेगा तो पूरा समझ लेगा। जो इंडियन है वो NIT दिल्ली में है और सेम पोजीशन इसका ही बन रहा है। और इतना ही नहीं, और भी ढेर सारे गुण विकसित होते हैं। एक बार में जो पढ़ लेगा तो उस टॉपिक से संबंधित कभी भी कोई भी बात कोई पूछेगा तो वह भले ही पूरा विवेचना न कर पाए, लेकिन सामने वाले को वह समझा देगा। मतलब किसी भी माहौल को एक बार भांप के चलाया तो उस माहौल के बारे में कितने दिन के बाद में आप पूछे वह बदलाव ला देगा। मतलब इस सब, मतलब एक सकारात्मक गुणों का काफी विकास हुआ, सकारात्मक गुणों का विकास होगा। विकास। चलिए, और भी ढेर सारे बात हो सकती है। अभी तक तो हम लोग चौथे भाव तक आए, अभी 12वें भाव तक पहुंचना है, समय कम है, जल्दी जल्दी में हम लोग जी गुरुजी। चर्चा कर लेते हैं। पहले एक ही बार में मिटाते हैं। तो अब इसके बाद में पंचम भाव के स्वामी, यदि पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी में आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, किसी भी लग्न की कुंडली हो, पंचमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन यह अपने आप में सबसे बड़ा योग है। इसको महायोग कहा जाता है। सामान्यतः पद, ओहदा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, शिक्षा चाहे जितना उत्तम हो, उत्तम तो होना ही है, परंतु ऐसा जातक आस्थावान होता है, क्योंकि मंत्र भाव का स्वामी पूजा भाव में चला गया, और मंत्र भाव के साधना भाव का स्वामी देव भाव में चला गया, और देव भाव का स्वामी साधना भाव में आ गया। तो आस्थावान तो हो ही गया, धार्मिक हो ही गया, उदार हो ही गया। एवं भाग्य एवं बुद्धि दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाने से व्यक्ति के कार्य सब अच्छे होने की संभावनाएं बन ही जाती है। और जब सभी कार्य अच्छे हो गए तो व्यक्ति प्रतिष्ठित हुआ ही। उससे भी पहले सीखने का भाव एवं उच्च शिक्षा का भाव। अब उच्च शिक्षा चला आया सीखने वाले जगह पे, और सीखने वाला चला आया उच्च शिक्षा में, तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा यानी कि विवेकशील बुद्धिमान तो काफी बना ही दिया, इसलिए अच्छे योग हो गए। अब आते हैं छठे एवं नौवें भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बढ़ जाता है, और नौवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो यह क्या करता है? छठा भाव बीमारी है, छठा भाव बीमारी का भाव। छठे भाव से बीमारी देखे जाते हैं ना। जी गुरुजी, बीमारी देखे थे, रोग रिपोर्टिंग देखे जाते हैं। तो बीमारी शब्द को, अब अलग अलग शब्दों से आप लोग अपना मनन चिंतन कीजिएगा, हम बीमारी को ही लेकर चिंतन करते हैं। अब यह आस्था चला गया बीमारी में, यानी कि आस्था में कमी, या धार्मिक परंपरा नवा भाव है, तो धार्मिक परंपरा चलाया बीमारी वाले भाव में, तो इसको बीमारी लग गई, यानी कि कमी आ गया। अब यह जो है लंबा यात्रा है, और यह क्या है? चोट है। अब चोट चला आया लंबा यात्रा में, तो चोट ही नहीं, छठा भाव तो समस्याओं का घर है ही, तो समस्या ही चलाया। तो हम जब भी लंबी यात्रा करेंगे कुछ ना कुछ समस्या होती रहेगी। छठा भाव कर्ज का भी है, छठा भाव कर्ज का भी, कर्ज काफी है। और नौवां भाव हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था कि नौवें भाव से क्या देखा जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशी व्यापार या दूर वाले काम। अरे कर्ज, तो कर्ज का मतलब आय हानि, यानी कि क्षति, तो नुकसान।
क्या कह सकते हैं, यानी कि विदेशी व्यापार में हानि होने की संभावना है। गुरुजी केंद्र संबंध भी तो है यहाँ पे। केंद्रीय संबंध है, ठीक है, तो अब नुकसान किसी का यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। अब होने की हमने बात कह दी तो क्यों होगा, चर्चा इसी बात की होनी चाहिए ना। जी गुरुजी बिल्कुल। तो यह जो छठा भाव है तो किसका है, लग्न का है। जी। यह लग्न का छठा भाव है, न कि नवम भाव का छठा भाव है। नवम भाव का तो 10वां भाव है ही, नवम भाव का तो यह केंद्र भाव है ही, नवम भाव के लिए तो उत्तम है ही, लेकिन यह भाव छठा लग्न का है। अगर लग्न इस भाव के अनुकूल कार्य नहीं करता है तो जो समस्याएं हमने कहा वह सभी लागू हो जाएगा। अगर लग्न अपने छठे भाव के अनुरूप काम करता है तो एक दूसरे के फिर पूरक हो जाएंगे। अब व्यक्ति, वक्त की पाबंदी, संघर्ष की भावना यानी कि थोड़ा देर से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लगे हुए हैं। यानी कि मन को छोटा करके पीछे हटना नहीं, क्योंकि छठा भाव उपचय भी है, छठा भाव संघर्ष भी है, छठा भाव वक्त की पाबंदी भी है, छठा भाव नियम का भी है, रूटीन का भी है। तो यदि उस प्रकार से अगर वह अमल करता है, एक समय से समय का अनुपालन करता है या लगा हुआ रहता है कार्यों में, थोड़ा सा टिकने का काम करता है, तो फिर बाद में वह वही पूरे योग पर जो चर्चा हुई वह लाभकारी योग में बदल जाएगा। बदल जाए। तो अच्छे बुरे तो दोनों हो गए, अच्छे बुरे जी दोनों हो गए। दोनों हो गए। तो हम तो चाहेंगे कि अब आज यह 7वें भाव से भी अगर हम शुरू करेंगे तो 12वें भाव तक आज की कक्षा में लंबा हो जाएगा, ना हो पाएगा। तो क्योंकि काफी 15-20 मिनट 25 मिनट और लग जाएंगे तो 9:45 बज जाएगा। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, रोज तो क्लास होती ही। जय गुरु जी, जी जय गुरु जी। जी। तो अच्छा, आवाज आप लोगों को आज कैसी लगी है, अच्छा लगा है आवाज? बिल्कुल क्लियर आया गुरुजी। अन्य गुरु दिनों जी की अपेक्षा आवाज और आपका पिक्चर क्लैरिटी भी दोनों अच्छी है, पिक्चर क्लैरिटी भी आपकी आज बहुत अच्छी है। अच्छा, जी जी। रुकिए पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। बंद हो गया, बंद बंद कर लेते हैं।